टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट के कई सारे फिनोमिनाज हमने देखे ना, हमने देखा कि रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, और उस कंडीशन के साथ साथ, उस फिनोमिनाज के साथ साथ लाइट के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बेंडिंग आ जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के अंदर इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं, तो वो उसी एंगल के साथ वापस रिवर्ट हो जाती है उसी सेम मीडियम के अंदर। रिफ्रैक्शन के अंदर जब लाइट एंटर होती है तो क्या होता है, तो क्या होगा, स्पीड का चेंज हो जाना। रेयर से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट आ रही है तो आप बताते हो कि स्पीड चेंज हो गई, स्पीड रिड्यूस हो गई। डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी, जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी ज़्यादा स्पीड कम हो जाएगी। और साथ साथ आपको क्या मिलता है कि रेयर से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जब आती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, मतलब लाइट के अंदर बेंडिंग भी मिलती है। तो इससे पहले हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि इसी की वजह से हमारे को अपेरेंट शिफ्ट हो जाता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर अगर है तो वो हमारे को कहाँ पे नज़र आएगा, ऊपर नज़र आएगा। तो अगर आपको देख के ये लग रहा है कि वो ऑब्जेक्ट आपके पास में है, तो एक्चुअल में वो इतना पास में नहीं है कि आप उसको हो सकता है कि नहीं निकाल सकते हो। एक्चुअल डेप्थ अलग है, और आपको जो डेप्थ लग रही है जिसे हम लोग बोलते थे अपेरेंट डेप्थ, वो एक अलग चीज़ है। दोनों अलग अलग चीज़ें थी, ठीक है, दोनों में शिफ्टिंग हो जाती है। किसकी वजह से, क्योंकि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर हो रही है। तो हमारे को कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट जब नज़र आती है, वो ऑब्जेक्ट जब नज़र आता है वो हमेशा कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। तो अपेरेंट शिफ्ट के अंदर हमने उसी डायग्राम को ट्रेस करके देखा कि वो एक्चुअल में वो कहाँ पे जाके शिफ्ट हुआ। तो अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ करके हमने दो चीज़ें पढ़ी, और कितनी शिफ्टिंग हो गई वो हमने एक वर्ड बोला कि वो क्या है, नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, वो एक्सप्रेशन हम लोग उसका फाइंड कर चुके। फिर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा वो भी फाइंड कर चुके। क्या क्या फैक्टर्स थे वैसे, एक तो क्या हो गया कि एक्चुअल डेप्थ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी शिफ्टिंग हुई है। क्लियर। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक और फिनोमेना पढ़ रहे हैं लाइट से रिलेटेड, जो हमने अपने नॉर्मल लाइफ में देखा है। देखा है क्या प्रैक्टिकली आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहीं? आपके घर में जो केबल, आपके घर में जो इंटरनेट लगा हुआ है, वो इंटरनेट की जो केबल है, पहले के टाइम वाले इंटरनेट की जो केबल है वो ऑप्टिकल फाइबर्स नहीं आते थे, तो क्या, हाँ ऑप्टिकल फाइबर्स नहीं आते थे, तो जब सिग्नल किसी एक एंड से एंटर हो रहा है तो दूसरे एंड पे जितनी बार वो जाके टकराता था लॉसेस उतने ज़्यादा भी बढ़ जाते थे। तो मतलब आपके घर से अगर केबल डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब केबल जो सोर्स है जहाँ से वो सिग्नल्स आपके घर तक पहुँच रहे हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर आपके लोकल एरिया वाला जो केबल प्रोवाइडर है, अगर वो ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ नहीं करता था तो आप उसने अपनी तरफ से स्पीड ज़्यादा दी है, आपके घर का डिस्टेंस उससे कंपेरेटिवली ज़्यादा है, तो हर पॉइंट पे इतने लॉसेज होते थे कि फाइनली आपको जो मिलता था वो शायद कुछ नहीं मिलता था। अब वो लास्ट जितना घर पास में होगा, आपका जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा आपकी नेट कनेक्टिविटी, आपका इंटरनेट ज़्यादा होगा। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई जब TIR हमने सीखा कि एक्चुअल में TIR होता क्या है। तो ये जो केबल वायर है जिसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स कहते हैं, आपको बोला होगा ना कि भाई हमारे कभी इंटरनेट कनेक्शन आप लेते हो तो वो बोलते हैं हमारे यहाँ हम ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर्स का मतलब है कि लॉसेस कम है, आपको जो स्पीड वो प्रॉमिस कर रहे हैं वही स्पीड आपको मिलने वाली है, अप्रॉक्सीमेटली वही स्पीड मिलेगी क्योंकि लॉसेस कम है। हम लोग उस फिनोमिना के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इस फिनोमिना में हम लोग क्या पढ़ते हैं, होता क्या है पहले वो देखते हैं, और ये रे ऑफ लाइट कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। चलो देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मान लेते हैं कि आप यहाँ पे हो, ये वाटर, और इस वाटर के अंदर आपके पास एक लेज़र बीम है, लेज़र लाइट है आपके पास। आपने यहाँ से लेज़र लाइट को यहाँ से ऑन किया, और अपने ऊपर एक आपका एक फ्रेंड खड़ा है और उससे आप पूछ रहे हो कि बताना भाई रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, बताना। वो फ्रेंड आप लोग हो जो यहाँ पे हो, और ये फ्रेंड नीचे। अब ये रे ऑफ लाइट जब यहाँ से उसने उस लेज़र बीम को लिया, स्टार्ट किया, तो जब वो लेज़र बीम को स्टार्ट करेगा तो अगर मान लो उसने रे ऑफ लाइट इस तरह से भेजी तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे ही जानी चाहिए ना, सीधी, हाँ या ना। ये रे ऑफ लाइट कैसे जानी चाहिए बेटा, ऐसे ही जानी चाहिए ना। क्यों, क्योंकि ये सरफेस अभी कैसा है, नॉर्मल है। हमने पढ़ा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ग्लास स्लैब से आपने पास करी और नॉर्मल इंसिडेंट कर रहे हो तो वो कैसे हो, उसका वो डेविएट होगी क्या,
उसका पाथ अनअफेक्टेड रहेगा, उसी में होगा, स्पीड वाली चेंज रहे पर वो उसी डायरेक्शन में वापस से मिलेगी। तो यहाँ पे डेंसर से रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम क्या है, वाटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ न्यू डब्ल्यू। ये एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे लिखना नहीं चाहिए पर मैं फिर भी न्यू ए बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि हर बार एयर ही ले हम। इसको न्यू ए बोल देता हूँ, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 1। अब रे ऑफ लाइट जरा आप लोग बताना। अब ये पहला एक्सपेरिमेंट था आपका। दूसरा एक्सपेरिमेंट, आपने इसी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया कुछ सर्टेन एंगल से, तो मुझे ये कहाँ जाएगी, तो मुझे उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, हमेशा नॉर्मल बनाना पड़ता है, ये इसका नॉर्मल। तो डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर हो रही है, तो रे ऑफ लाइट कहाँ पे पास होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट मान लेते हैं कि वो यहाँ चलेगी। तो ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होगा। तीसरा एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, इस रे ऑफ लाइट को आपने यहाँ से पास किया, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट को आपने यहाँ से पास किया तो अब क्या हो जाना चाहिए, ये आपका क्या कहला रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट बैंड होते होते हमने इसको इस एंगल से पास किया कि ये रे ऑफ लाइट इसके इंटरफेस पे चली गई, मतलब जहाँ पे एयर और वाटर आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एयर वाटर इंटरफेस कहेंगे। वो कहाँ पे चलेगी, सीधी चली गई। आप अभी भी नहीं माने, आपने क्या किया, अब फिर आपने एंगल को चेंज किया, वापस से यहाँ पे पानी और बनाना पड़ेगा, खत्म हो गया यहाँ तक। अब रे ऑफ लाइट आपने इसको यहाँ से भेजा, क्या होना चाहिए, ये वो एंगल है जिस एंगल से अब ये रे ऑफ लाइट वापस से उसी मीडियम के अंदर वापस से आ गई। मेरी बात समझना, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना किया कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया, एंगल 90 डिग्री बन जाए, ठीक है। ये वो एंगल है जो इसके इंटरफेस पे जा रहा है, एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। इसे मैंने नाम दिया, ये क्या चीज़ है, क्रिटिकल एंगल। मतलब अगर मैं इस एंगल से थोड़ा सा भी उसको इंक्रीज करता हूँ तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, उसी मीडियम के अंदर वापस से रह जाएगी। अब रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम के अंदर नहीं गई, उसी मीडियम के अंदर रही। तो ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर अगर मैं किसी रे को पास कर रहा हूँ तो मुझे ये ध्यान रखने की जरूरत है कि मैं किस एंगल से उसके अंदर रे ऑफ लाइट को एंटर करा रहा हूँ, ठीक है। वो क्रिटिकल एंगल से अगर ग्रेटर होगा तो वो रे ऑफ लाइट उसी के अंदर रहेगी, वो बाहर उस नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी ना। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई। अब जरा ये क्या चीज़ है आपका डायग्राम, एयर वाटर इंटरफेस, ठीक है। आईसी को मैं डिनोट क्या क्या कह रहे हैं हम, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ये क्या चीज़ है, नॉर्मल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल को हम लोग डिफाइन करते हैं, ये नोट करा आपने। यहाँ लिख देता हूँ मैं, angle of incidence in the denser medium angle of incidence in the denser medium for which डायग्राम क्लियर है, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं पीछे हट जाता हूँ, चलो बनाओ, पहले बना लो। करें स्टार्ट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है भाई? रेयर मीडियम। Angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree, then it is called critical angle. इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। इस क्रिटिकल एंगल वो एंगल है कि अगर जिसमें वो इंटरफेस पे रे ऑफ लाइट पहुंच जाए, उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्योंकि हमें मालूम है कि इस एंगल के जस्ट बाद आप थोड़ा सा भी अगर आपने एंगल को चेंज किया, वो क्या होगा? उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब लाइट अपने मीडियम को छोड़ के नहीं जा रही, अब वो लाइट उसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करने वाली है। ठीक है, अब लाइट उसी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो क्या उसकी स्पीड चेंज होगी? क्या अब उसकी स्पीड कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, जरा मुझे बताओ, यहाँ पे जरा कंपेयर करते हैं अपन आई की वैल्यू आईसी से। यहाँ पे वैल्यूज कैसे लिखूँ मैं इसको? आई की वैल्यू को क्या लिखें? कम है ज़्यादा है? क्रिटिकल एंगल से कम है ज़्यादा है? कम है। तो आई इज लेस देन, यहाँ पे ऐसे लिख दे, यहाँ लिख देता हूँ आई इज लेस देन, क्या लिखूँ बेटा? वेरी गुड, आई इज लेस देन आई सी। इसके लिए क्या लिखूँ? आई इज इक्वल्स टू, क्रिटिकल एंगल बन गया। अब ये क्या है नेक्स्ट वाले में? आई इज, क्रिटिकल एंगल से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या है? कम है ना? तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? ग्रेटर देन आई सी। तभी ये टोटल, ये कंडीशन है, तभी आपका क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वर्ड देखो, रिफ्रैक्शन नहीं बोल रहा मैं, रिफ्लेक्शन बोल रहा हूं। डेफिनेशन बनाते समय जरा ध्यान रखेंगे। ये देखो, ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? रिफ्रैक्शन लिखा है, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डेंसर से रेयर मीडियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वर्ड मैंने लिखा है रिफ्रैक्शन। पर जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब उसी मीडियम में आ गई, तो मैं वर्ड रिफ्रैक्शन नहीं यूज करूंगा। अब मैं जो बोलूंगा वो क्या है? रिफ्लेक्शन, उसी मीडियम में। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इसमें कोई डाउट? जरा इसको हम लोग बना भी लेते हैं। इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? हाँ, स्नेल्स लॉ लगाएं, बाय स्नेल्स लॉ। हाँ, वेरी गुड। अगर सर मीडियम एक ही है, स्नेल्स लॉ किस में लगाते हैं? जहाँ रिफ्रैक्शन होता है वही लगाते हैं। तो रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है? फर्स्ट वाले केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, वापस देखो, फर्स्ट वाले केस में रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है रिफ्रैक्शन। सेकंड वाले केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, यस हो रहा है रिफ्रैक्शन। तभी तो एंगल कितना है? 90 है। तो मैं यहाँ पे जो एक्सप्रेशन फाइंड कर रहा हूँ वो क्रिटिकल एंगल का, वो किसके लिए ले रहा हूँ? अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, अभी जो लाइट ट्रेवल कर रही है, वो लाइट कहाँ पे कर रही है? ऊपर इंटरफेस पे, मतलब एयर भी है उसके अंदर। तो यहाँ पे आईसी की वैल्यू, यहाँ पे मैं इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड कर रहा हूँ। वहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ क्या? नहीं लगा सकते। तो कैसे लिखें इसको? छोटा सा इसका एक्सप्रेशन है, जरा देखें। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा, बताओ क्या लिखना चाहिए? बाय स्नेल्स लॉ क्या लिखते हो? डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो क्या लिखूं? साइन आई अपॉन क्या लिखूं? साइन आर। और ये किसके लिए बोल रहा हूं मैं? फॉर क्रिटिकल एंगल के लिए लगा रहे हैं हम। तो साइन आई सी लिख दूं क्या इसको? इज इक्वल टू, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे लिखूं? पहले किसका आएगा? अपोजिट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ऐसे लिखेंगे? वापस देखना, वापस देखो, चलो देखो एक बार वापस एक्सप्रेशन देखते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका था? इसको न्यू डब्ल्यू बोल रहा हूँ, उसको न्यू ए बोला था हमने। तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में हमेशा कैसा लिखा जाता है? ऊपर। आप ये भी चेक कर सकते हो, आई बड़ा है या आर बड़ा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है या आर बड़ा है? कौन सा बड़ा है? न्यूमरेटर बड़ा ही होना चाहिए,
तो यहाँ पे R बड़ा है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा ही आ रहा है, ठीक लिखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लिखते हैं थोड़ा ध्यान से लिखते हैं, बाकी सब चीज़ें तो इसी के अकॉर्डिंग चल रही है, जहाँ से आप जिस मीडियम से दूसरे मीडियम में चल रहे हो उसी मीडियम का न्यूमरेटर बनेगा, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर बनेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में कैसे लिखा जाता है, इसको उल्टा लिखा जाता है, अपोजिट लिखा जाता है। R बड़ा है तो इसका मतलब सही लिखा। अच्छा चलो इसको बताओ, अभी इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें, हमेशा एयर से वाटर की तरफ बताते हैं, तो इसको कैसे लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कंबाइन करके चलो एक और है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कहाँ से जा रहे हैं हम, वाटर से, और कहाँ आ रहे हैं, एयर से, ऐसे लिखते हो। अब वाटर से एयर की तरफ, इसको तो मैंने ऐसे लिखा है। अब मुझे इसको अगर अपोजिट करके लिखना हो तो रेसिप्रोकल कर दूं, ये पता है ना हमें कि वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर की वैल्यू कितनी होगी थी, 1। ये वही तो है, अलग अलग करके लिख दूं तो कैंसिल हो जाते हैं सारे, कितना आएगा 1। कैसे, इसको कैसे लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसको कैसे लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, कैंसिल करते हो तो 1 ही आता ना। तो मुझे इसको लिखना है, तो इसको रेसिप्रोकल करके तो 1 अपॉन की फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन न्यू, कैसे, ए वाटर, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है लिखने का, एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, वाटर में, तो कैसे लिखा जाएगा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, एयर से वाटर की तरफ आ रहे हैं, एयर से वाटर की तरफ आ रहे हैं, तो इसको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या होता है बेटा, क्या होता है, 1 ही होता है, न्यू, इसको तो क्या लिखते हो, 1 ही लिखते हो ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिखना नहीं चाहिए एयर, क्योंकि एयर का मुझे मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी वैल्यू होती है, 1 है, तो मैंने इसको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखना चाहिए, और कंपैरिजन नहीं कर रहे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ न्यू, तो सर इसको मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन न्यू ए डब्ल्यू, ठीक है। इसको क्या लिख दो बेटा, न्यू ए डब्ल्यू, मतलब न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ, वापस लिखते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो क्रिटिकल एंगल तब भी लगा सकता हूँ जब साइन आर की वैल्यू कितनी ले चुका हूँ मैं, साइन 90 ले चुका हूँ, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, इज इक्वल टू ये कितना हो गया न्यू, साइन 90 का मतलब 1, तो साइन आईसी की वैल्यू कितनी हो गई, एक छोटा सा फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया 1, तो लिख रहे हैं साइन आईसी इज इक्वल्स टू कितना 1 अपॉन, साइन आईसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन न्यू। ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से देख के मुझे समझ में आ रहा है कि किस किस चीज़ों पे कौन सी कंडीशन है तब ये हो सकता है। तो रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ एंटर होनी चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम में। दूसरी कंडीशन, आपका जो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे मार्क कर लो, नोट कर लो, कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। कंडीशन ऑफ TIR, पहला कि कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जानी चाहिए, रेयर टू डेंसर मीडियम। दूसरी कंडीशन, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से, तभी लाइट क्या हो जाएगी, तभी लाइट रिवर्ट बैक इन सेम मीडियम। तो ये दोनों कंडीशंस पता होनी चाहिए आपको, फर्स्ट और सेकंड। रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर का होना चाहिए, डेंसर टू, पानी से ऊपर के भेजना तो डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर मीडियम। First condition is denser to rare and second condition is critical angle of incidence greater होना चाहिए critical angle से, तभी लाइट वापस से अपने उसी मीडियम के अंदर रिवर्ट बैक होगी।
ऐसे अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबका अलग अलग होता है ना। जैसे आप नोट कर सकते हो, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट करो। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, है ना, पहले लिखा भी था हमने, एक बार फिर नोट कर लो इस जगह पे कि 1.33, और क्रिटिकल एंगल होता है 48.75। क्रिटिकल एंगल की वैल्यूज पूछी नहीं जाएगी, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। 1.33 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका क्रिटिकल एंगल होता है 48.75। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, इसका क्रिटिकल एंगल होता है 24.41। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 और क्रिटिकल एंगल होता है 24.41। तो आपने एक चीज नोट करी क्या, देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग वाटर की, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है किसके कंपैरिजन में, डायमंड के कंपैरिजन में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के कंपैरिजन में कम है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हो। तो उसके साथ साथ उसका क्रिटिकल एंगल चेक करो। क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ रहा होगा तो क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा होगा, कम हो रहा है। समझ में आया। तो ये वो एंगल, क्रिटिकल एंगल का मतलब ये वो एंगल है कि इस जब लाइट को किसी भी सरफेस में, जैसे डायमंड की बात करते हैं अपन, डायमंड है तो डायमंड के अंदर रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है, तो हम उसके फेसेस को इस तरह से उसकी डायमंड की कटिंग की जाती है कि उसके जो फेसेस हैं वो फेसेस इस क्रिटिकल एंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ऐसे बहुत कम फेसेस हैं जिसमें क्या होगा, लाइट अंदर एंटर हुई एक बार और फिर वो बाहर नहीं आ पाती, तो डायमंड इसलिए आपको कैसा लगता है, चमकता है। ऐसे बहुत कम फेसेस होते हैं जो उस लाइट को बाहर जाने देते हैं, तो उसकी कटिंग कुछ इसी तरह से की जाती है कि जब लाइट उसके अंदर एंटर हो तो वो चमके, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जिसे आप कहते हो, वो इस क्रिटिकल एंगल, उसका रीजन क्या है, ये क्रिटिकल एंगल है ना। समझ में आई ये बात। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक।